कर रहे हैं सर। सबसे पहले कोप्लेनर की कंडीशन लगाओ, तो पहली लाइन पे पॉइंट आपको मिल जाएगा -1, 2 और 1, और पहली लाइन का डीआरएस आपको मिल जाएगा 2, -1 और 1, क्योंकि सिमेट्रिक है ही। दूसरी लाइन पे पॉइंट निकालोगे तो आएगा -2, -1 और -1। अब ये तो x1 x2 वाले पॉइंट हो गए दोनों, और दूसरी लाइन का डीआरएस आएगा अल्फा 5 माइनस अल्फा और 1, है कि नहीं। अब कंडीशन लगाओ, तो a1 माइनस a2 मतलब x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। तो जैसे आप x1 माइनस x2 करोगे तो 1, 3 और 2, फिर 2 -1 1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसी को उठा के जीरो कर देंगे। क्यों जीरो कर देंगे? क्योंकि ये क्या है, कोप्लेनर है। क्योंकि ये क्या है भाई, कोप्लेनर। अब जैसे ही जीरो करोगे इस रो पे ओपन कर दो, जैसे इस रो पे ओपन करोगे तो अल्फा 3 + 2 -5 माइनस अल्फा 1 -4 और प्लस -1 -6 = 0। यहाँ से अल्फा निकाल लो, तो ये आएगा 5 अल्फा और कितना ये बचेगा, -3, तो 15 -3 अल्फा और -7 = 0। तो यहाँ से शायद अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो जरा। 2 अल्फा = -8 आ रहा है क्या, चेक करियो। यस सर, अल्फा अल्फा की वैल्यू इक्वल्स टू -4। -4 आ रही है, और अल्फा -4 है, तो L2 लाइन तुरंत क्या लिखोगे, x + 2/-4 y + 1/9 = z + 1/1। अब देखो इनमें से कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, सर डी वाला। कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, डी। यस सर, डी। डी पॉइंट डी वाला सर। हाँ। अब तो बस ये सारे पॉइंट उठा के रख के देख लो L2 लाइन पे, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। डी सेटिस्फाई कर रहा है, देख लीजिए सब लोग। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो किसी को तो वो बता दीजिए। बोलिए भाई, बात क्लियर हो गई? तो अब इस तरह की सिचुएशन समझ में आई कि नहीं, पास करने वाले प्लेन से। तो फैमिली ऑफ प्लेन पासेस थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो जैसे आप लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में पढ़ते हैं, सपोज एक ये पहला वाला प्लेन हो गया P1 = 0, और इसी पे एक दूसरा वाला प्लेन जो इसी की फैमिली को मतलब लाइन में ही इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज P2। ये हो गया P1 = 0, ये हो गया P2 = 0। अब हमें तीसरा एक ऐसा प्लेन निकालना है जो इसी की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। हमें तीसरा एक ऐसा प्लेन निकालना है जो इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसी से एक तीसरा प्लेन पास कर रहा है, और हमें उसी प्लेन की इक्वेशन का डिस्कशन करना है। तो उस प्लेन की इक्वेशन जो होगी वो हो जाती है P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 = 0। P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 = 0। अच्छा, इस लाइन को अगर आप देखो तो इस लाइन को आप ये कह सकते हो ना, P1 = 0, P2 = 0। याद समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और इसी लाइन को ये प्लेन कंटेन करता है। मतलब क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 = 0 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि कंटेन करता है द लाइन L। L मतलब लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो, P1 = 0 एंड P2 = 0। तो भी आप सेम अप्रोच लगाओगे। अगर लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो तो भी आप सेम अप्रोच लगाओगे। यानी दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कोई भी प्लेन पास करेगा तो आप उसकी इक्वेशन हमेशा P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 लोगे। अब जैसे P1 की प्लेन की इक्वेशन आपको दी होगी, दैट इज a1x + b1y + c1z + d1 = 0, और P2 प्लेन आपको दिया होगा, दैट इज a2x + b2y + c2z + d2 = 0। तो ये जो P वाला प्लेन आएगा वो आएगा a1x + b1y + c1z + d1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x + b2y + c2z + d2 = 0। अब यहीं पे आपको क्या लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट दिया होगा, वो यूज करके आप लैम्डा की वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकाल लिया करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये उस प्लेन की मतलब अब क्वेश्चन में दो तरह से क्वेश्चन होगा, या तो आपसे कहा जाएगा कि एक प्लेन है P1 P2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, या आपसे कहा जाएगा कि वो एक L लाइन को कंटेन करता है। तो दोनों केसेस में आपको प्लेन की इक्वेशन P1 + लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 माननी है, और वो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी प्लेन्स होंगे क्योंकि लैम्डा की ऐसे बहुत सारी वैल्यू आप डिफाइन करके लिख सकते हैं, ठीक ना।
अब दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई दूसरा प्लेन पास कर रहा है तो उस प्लेन की इक्वेशन तो P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 करके आप लिख ही सकते हो, है कि नहीं? तो सबसे पहले उस प्लेन की इक्वेशन लिखोगे तो x प्लस 4y माइनस जेड प्लस 7 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3x प्लस वाई प्लस 5z माइनस 8, क्योंकि इसको माइनस 8 इक्वल टू 0 कर लेंगे ना, इज इक्वल टू 0। अब ये आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू एक्स, 4 प्लस लैम्डा इंटू वाई, है ना, और 5 लैम्डा माइनस 1 इंटू जेड और 7 माइनस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा, यही प्लेन आपको गिवन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस 6z और माइनस 15 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहे हैं कि नहीं? बोलो, क्योंकि दोनों प्लेन एक ही है ना। और आपने पढ़ा अगर दो प्लेन एक दूसरे को कॉन्साइड करते हैं तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, याद आ रहा है कि नहीं ये सबको? बोलो। यस सर। इज इक्वल टू c1 बाई c2 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? d1 बाई d2। अरे बोलो भाई, अब बताओ इन दोनों को इक्वल करके आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे? बोलो। इन लैम्डा। दोनों, हाँ, तो यहाँ से आएगा माइनस 25 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 14 माइनस 16 लैम्डा। ये उठ के इधर आ जाएगा तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 9 माइनस 9। क्या लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही है? चेक करियो। यस सर। और अगर लैम्डा -1 आ रहा है तो 1 माइनस 3 बाई ए इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू इसमें अगर रख दोगे -1 तो -6 -1, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? 2 और b कितना आ जाएगा? बोलो। b कितना आ जाएगा? -3। -3। तो प्लेन की इक्वेशन कितनी आ जाएगी बताओ? 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 15। नहीं समझे? प्लेन आ गया आपका। अब इस प्लेन की आपको क्या निकालनी है? बेसिकली डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। तो 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 15 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना? 4 प्लस 13 प्लस 36। तो ये कितना आ रहा है बताओ? 6 से 6 हो गया कैंसिल। बोलो भाई। और ये हो गया आपका 21। आंसर क्या 3 आ रहा है? देखो, नहीं समझे? नीचे 7 आ गया ना, 7 और ऊपर 21, तो आंसर 3 आ गया। क्या एक यस क्वेश्चन सर। सबको समझ में आया? देखो, दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन पास करना है P1 प्लस लैम्डा P2। दोनों प्लेन एक ही दिए हुए कॉन्साइड। कॉन्साइड की रूट। कंडीशन हटा के लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा पुट करेंगे, ये भी आएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। आंसर 3 है ना? सही है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हैं? दो प्लेन आपको दिए हुए हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या आएगी? 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यही प्लेन हो जाएगा 2 प्लस 3 लैम्डा वाई लैम्डा माइनस 1 जेड लैम्डा प्लस 1 और माइनस 5 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से निकाली गई है। डिस्टेंस दी हुई है 1/√6 और वो कितनी आएगी? 2 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 और माइनस 5 लैम्डा प्लस 3 का मॉड होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर, बोलिए, प्लस लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर। यही आएगा, देख लो। इसी को आप सिंप्लीफाई करके लैम्डा निकाल दीजिएगा। बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही? क्या करना है और क्यों करना है? बोलो, बताइए लैम्डा क्या आएगा। दोनों साइड स्क्वायर करके बस लैम्डा निकाल दीजिएगा। करो। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका कैलकुलेशन यही रहेगा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 0 आएगी और -24/5 आएगी। तो एक बार 0 रख देना, एक बार 24/5 रख देना। तो आंसर में क्या आएगा? जब 0 रखोगे तो आंसर तो वही आ जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। बोलो, एक तो वही प्लेन हो गया डायरेक्ट,
और दूसरा आंसर में -24/5 रख दोगे। जब -24/5 रखोगे तो आंसर क्या आएगा बताओ? 5 इंटू 2 10 प्लस 10 25 क्या क्या कह रहे हो? बोलो भाई। 62x प्लस 29y प्लस 3z माइनस 62x माइनस 105 29 हाँ, और प्लस 29y प्लस 19z माइनस 105। देखो भाई दूसरा ही आंसर आ रहा है। दोनों वैल्यू रख के आप आंसर निकाल देंगे। प्रोसेस मेरे हिसाब से समझ गए होगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर पाए? तो इसमें सीधा वही सेम डिस्टेंस लगा देनी है इस पॉइंट से। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं ये बताओ? जैसा भी आपने ऊपर सॉल्व किया उसी टाइप का है कि नहीं है? यस सर। बोलिए। तो सेम लॉजिक लगा के इसमें भी स्क्वायर ओपन करके सिंपलीफाई करके सॉल्व कर लोगे कि नहीं बताओ? नहीं, क्या करना है बोलो? तो सीधे आप प्लेन की इक्वेशन को क्या लिखने वाले हो? 2x माइनस 5y प्लस जेड माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन करोगे तो आएगा 2 प्लस लैम्डा, y कॉमन करोगे तो आएगा लैम्डा माइनस 5, z कॉमन करोगे तो आएगा 1 प्लस 4 लैम्डा, और कांस्टेंट में आप देखोगे तो आएगा -3 प्लस 5 लैम्डा इक्वल 0। और ये किसके पैरेलल है? x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन कैसे हैं? पैरेलल प्लेन है कि नहीं? और दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं? जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं बताओ? अरे हाँ या ना? क्या ये यस बात सर। आप लोगों को समझ में आई? अब -11/2 यहाँ से लैम्डा कितना आ रहा है? -11/2। लैम्डा की वैल्यू -11/2। दोनों जगह से वही सेम आ रही ना? ये ध्यान दे दीजिएगा, अगर दोनों जगह से वो वैल्यू सेम नहीं आएगी तो ऐसा लैम्डा पॉसिबल ही नहीं होगा। और मेरे हिसाब से दोनों जगह से सेम आ रही है। देखो जरा यस सर। आ रही है ना? यस सर। हम्म। तो बस लैम्डा की वैल्यू -11/2 रख दीजिए। तो प्लेन की इक्वेशन आंसर में क्या आएगी बताओ? ओके, -11/2 सही निकालिए, यही आ रही है लैम्डा। यहाँ पे ये तो 1 है, पहली चीज तो ये 1 करो। जल्दी बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है? सो यही आ रही है -11/2। -11/2 सर यही आ रहा है -11/2। तो जरा -11/2 रख के आंसर देखो कौन सा आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू जरा -11/2 रखो और आंसर बताओ मुझे। ये आ रहा है x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 7 बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू -11/2 ही आ रही है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। और आंसर रखने पे आ रहा है x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आंसर आ रहा है देखो। बस यही लैम्डा की वैल्यू आपको बस यहाँ रख के सिंप्लीफाई मार देना। ओके है? तो अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से आप आराम, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, दो प्लेन के बीच का एंगल तो आप निकाल ही लेंगे। तो सेम लॉजिक, सबसे पहले क्या करो, D1 और D2 को पॉजिटिव कर लो। सबसे पहला काम क्या करो, D1 और D2 जो भी है उनको पॉजिटिव कर लो। मतलब अगर प्लेन की इक्वेशन P1 लिखी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, दूसरे प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, तो अब प्लेन की इक्वेशन ऐसे लिखो कि d1 d2 पॉजिटिव आ जाए। सही है? अच्छा, एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन तो वही होती है। एंगल बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिनसे दोनों प्लेन पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? बोलो। एंगल बाइसेक्टर ऐसे पॉइंट्स का लोकस होता है जिनसे दोनों प्लेन पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता है ये बताओ? सेम होता है कि नहीं? जैसे ये दो प्लेन थे, इसका एंगल बाइसेक्टर प्लेन आप निकालेंगे तो इसका एंगल बाइसेक्टर प्लेन जो है वो इन दोनों के बीच से ही पास करने वाला प्लेन होगा। मतलब ऐसे पॉइंट्स का लोकस आएगा जिनसे दोनों प्लेनों पे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। तो बस वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल कर देंगे। सही है ना? तो जो अगर मैं लिखूं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन,
तो उसकी इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, अच्छा d1 d2 पॉजिटिव कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आ गई एंगल बाइसेक्टर। अब यहीं पे अगर हमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज निकालना है, फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, हाँ भाई इसके बाद हम बात कर रहे हैं फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ऑब्वियसली एक साइन लेने पे हमें एक्यूट मिलेगा, एक साइन लेने पे ऑब्ट्यूज मिलेगा। याद है स्ट्रेट लाइन के टाइम पे क्या करते थे, बोलो? हम वैल्यू निकालेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की, वो भी d1 d2 जब पॉजिटिव है तब। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई या ये वैल्यू निगेटिव आएगी, क्योंकि जीरो आ नहीं सकती, क्योंकि दोनों प्लेन हम परपेंडिकुलर ले नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑब्ट्यूज और एक्यूट में या तो एंगल 90 से छोटा होगा या 90 से बड़ा होगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो प्लस साइन कौन सा बाइसेक्टर देगा, बोलो? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, वेरी गुड। प्लस साइन हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा, सेम कॉन्सेप्ट जो स्ट्रेट लाइन में था। अच्छा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव साइन कौन सा बाइसेक्टर देगा, वो भी ऑब्ट्यूज देगा। बस, नेगेटिव साइन गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? ये बात क्लियर है? तो अगर एक समय प्लस साइन हमें ऑब्ट्यूज दे रहा होगा तो उसी समय माइनस साइन क्या दे रहा होगा, एक्यूट। जिस समय माइनस साइन ऑब्ट्यूज दे रहा होगा उसी समय प्लस साइन क्या दे देगा, एक्यूट। सबसे पहले हम d1 d2 पॉजिटिव करेंगे और सीधे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब अगर ये दोनों के बीच का एंगल 90 नहीं है तो ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, तो या तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो बीच फॉर इस फॉर्मूले में प्लस साइन लेके बाइसेक्टर निकाल देंगे, ऑब्ट्यूज मिल जाएगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई तो बीच में नेगेटिव साइन लेके बाइसेक्टर निकालेंगे और उसमें आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर मिल जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन आप तब करेंगे जब d1 d2 पॉजिटिव रहेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। जब भी हमें एंगल बाइसेक्टर की बात करनी होगी हम d1 d2 को पॉजिटिव करके ही क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं, ये बताओ, बोलिए। अच्छा, अब याद है इसके बाद आपने एक थ्योरी और पढ़ी थी, एंगल बाइसेक्टर फॉर कंटेनिंग पॉइंट x1 y1 z1, याद आ रहा होगा? फॉर एंगल बाइसेक्टर फॉर कंटेनिंग, अच्छा इसमें कंटेनिंग x1 y1 z1 का मतलब ये नहीं कि एंगल बाइसेक्टर उसको कंटेन करता है ना, एंगल बाइसेक्टर उस रीजन में लाई करता है जिस रीजन में x1 y1 z1 पॉइंट है। तो इसमें भी आप सेम काम करते हैं क्या, x1 y1 z1 को दोनों प्लेन पे रख देते हैं, बोलो? तो a1 x1 b1 y1 c1 z1 प्लस d1, इसके बाद a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1 प्लस d2। अच्छा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव आएगा या इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि जीरो आ नहीं सकता, क्योंकि प्लेन जो पॉइंट जो है वो इन दोनों में से किसी प्लेन पे नहीं है, इन दोनों के बीच वाले रीजन पे है। तो अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो फॉर्मूले में प्लस साइन लो, गिव्स बाइसेक्टर, जो कि क्या करता होगा, बोलो? कंटेन करता होगा किसको, x1 y1 z1 को। और अगर ये नेगेटिव आया तो नेगेटिव साइन क्या दे देगा, बोलो? जो कि कंटेन करता होगा किसको, x1 y1 और z1 को। बोलो भाई, क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ओरिजिन के केस में भी सीधा d1 d2 पॉजिटिव कर लो तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगी। तो यानी कि ओरिजिन के केस में अगर आपको देखना है ऐसा बाइसेक्टर जो ओरिजिन कंटेन करता है तो ये तीनों 0 0 0 हो जाएंगे। तो बस यहाँ d1 d2 बचेगा और हम चूंकि
कैलकुलेशन करने में सबसे पहले हम d1 d2 क्या कर चुके हैं, पॉजिटिव, तो d1 d2 का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा ही, तो प्लस साइन वो बाइसेक्टर देगा जो ओरिजिन कंटेन करता है, तो उसी समय माइनस साइन वो बाइसेक्टर देगा जो ओरिजिन कंटेन नहीं करता है। क्या ये पूरी कहानी सबको समझ में आ गई? अब आपको जैसे ही दो प्लेन दिए होंगे उनका एंगल बाइसेक्टर आपको निकालना होगा, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आएगा, आप किसी भी टाइप का बाइसेक्टर आपको निकालना होगा, आप इजीली निकाल लेंगे, कर लेंगे। तो क्या लिखोगे इक्वेशन? तो क्या इसमें d1 d2 पॉजिटिव और ये सब करने की जरूरत है? बोलो। ये शायद 3 आता है। x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2, माइनस माइनस कॉमन करके हटा दिया तो सेम है, 3 आएगा, ये भी 3 और 3 है कैंसिल, तो एक बार प्लस लेके लिख दो, तो 2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2। इसका मतलब x माइनस 3y x माइनस 3y और साथ में शायद माइनस 2 इक्वल टू 0। एक तो ये आएगा, एक बार माइनस लेके लिख दो, तो 2x माइनस वाई 2z माइनस, सही लिख रहा हूँ क्या? देख लेना कैलकुलेशन, तो 3x आएगा और प्लस का y आएगा, प्लस का 4z आएगा और माइनस का 6। 4 बराबर क्या? सही देखो इक्वेशन है सर। ये दोनों प्लेन आ रहे हैं ना, यस सर, अब देखो इनमें से कौन सा पॉइंट डी सेटिस्फाई कर, ऑप्शन, डी, डी किसको सेटिस्फाई डी कर रहा है? ऑप्शन। पहले सेकंड वाले वाले को सर, सेकंड वाले को? सेकंड। हाँ भाई, ये दोनों एंगल यस बाइसेक्टर सर। प्लेन है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स हैं। अब इनमें से डी ऑप्शन जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा बोलो भाई, डी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई सर कर रहा है कि नहीं? और ए को तो इनमें से कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब एबीसीडी को पहले वाले प्लेन को तो कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, डी जो है वो दूसरे वाले प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा, तो बस एंगल बाइसेक्टर प्लेन निकाल के चेक कर लिया किसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बोलो। देखिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो कि लाइन एक गिवन पॉइंट से पास करती है, और वो पॉइंट है -431, ठीक है। ये लाइन एक गिवन प्लेन के पैरेलल है, ये वो प्लेन है जिसके पैरेलल ये लाइन है, सपोज लाइन थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, पैरेलल दिखनी चाहिए, हाँ, इसके पैरेलल ये लाइन है। इस प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक ओके हो? अच्छा, ये जो लाइन है वो एक गिवन लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है, और इस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है x प्लस 1 बाई माइनस 3, वाई माइनस 3 बाई 2 और z माइनस 2 बाई माइनस 1। यहाँ तक सब लोग पहुंच गए? अच्छा, अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इस लाइन पर एक पॉइंट पता है, अगर हमें इस लाइन का डीआरएस मिल जाए तो हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। लाइन का डीआरएस निकालने के लिए लाइन पर एक पॉइंट और निकालना पड़ेगा, अगर हम किसी तरीके से ये पॉइंट निकाल दें, है कि नहीं, तो लाइन पर 2 पॉइंट मिल जाएंगे, हम लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। मेरा एम समझे कि नहीं? अच्छा, ये पॉइंट कहाँ कहाँ लाई करता है बताओ, ये पॉइंट कहाँ लाई करता है? क्या है ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है? तो इस लाइन पे लाई करने वाला जनरल पॉइंट आप लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। यस सर। क्या लिखोगे बोलो? -3 लैम्डा -1। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? -3 लैम्डा -1, 2 लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा प्लस 2। अब बताओ यस सर। लाइन कितना हुआ अगर हमें ए पॉइंट मिल गया तो? बोलो। -4 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1, कॉमा 3 -2 लैम्डा -3 एंड 1 प्लस लैम्डा -2। अब ये लाइन किसके पैरेलल है बताओ? ये जो लाइन एल है वो पैरेलल है किसके? प्लेन के। और लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो दोनों के डीआरएस के प्रोडक्ट का सम क्या होगा? 0। प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस कितना है बताओ? 1 2 1 2 -1, दोनों का प्रोडक्ट क्या कर दोगे? -1। तो इसका मतलब 1 इंटू 3 लैम्डा -3 और प्लस 2 इंटू -2 लैम्डा और माइनस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा देखो कितना आ रहा है, बोलो भाई। माइनस लैम्डा -2 लैम्डा
और -3 + 1 -2 = 0। क्या लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही है? चेक करियो। एक बार लैम्डा -1 आया तो पॉइंट ए कितना आ गया बताओ? क्या पॉइंट ए आ गया आपका 2, 1, 1? अब पॉइंट ए आ गया, पॉइंट पी दिया ही है आपको -4, 3, 1। तो लाइन एल कितनी आ गई? बोलो, लाइन एल कितनी आ गई बताओ? x + 4 बाई 2 - 4 मतलब 6 और y -3 बाई कितना -1 2 और z -1 बाई 0 क्या? अरे 4, 3, 1। ये लास्ट वाला पॉइंट सही निकला है क्या? -1 रखने पे 1 3 होगा ये 3 होगा ना यहाँ पे? सर। लास्ट वाला पॉइंट कितना आएगा? -3 आएगा शायद। हाँ, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो यानी कि आंसर लाइन की इक्वेशन का क्या आएगा? x + 4 बाई 3 y -3 बाई -1 और z -1 बाई 1 है कोई ऑप्शन क्या? देखियो। ए आंसर है क्या? प्रोसेस सब लोग समझे कि नहीं? क्वेश्चन आसान था कि नहीं ये बताओ, हाँ या ना? भाई इसके प्लेन के पैरेलल थी ये लाइन और इसको इंटरसेक्ट कर रही थी। इंटरसेक्ट मतलब हमने एम अपना सिंपल रखा। अगर हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो लाइन का डीआरएस चाहिए, लाइन का डीआरएस चाहिए, लाइन पर एक पॉइंट पता है। और अगर हमें लाइन का डीआरएस चाहिए तो लाइन पे दूसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा, और तो कोई डीआरएस का हमको तरीका मिल नहीं रहा है। दूसरा पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, तो इस लाइन पे लाई करने वाला जनरल पॉइंट लेके इसका डीआरएस लिखा। प्लेन और लाइन के डीआरएस का प्रोडक्ट 0 किया क्योंकि पैरेलल है। जैसे ही 0 किया लैम्डा मिला, पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिले, लाइन की इक्वेशन लिख दी। देख लीजिए कोई कैलकुलेशन या कंफ्यूजन इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, देखो किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 काम करने होते हैं। प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस चाहिए होता है और प्लेन पर एक पॉइंट चाहिए होता है। अब मान लो जैसे पहला केस हो, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है आपको जिस पर 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट ए गिवन है, एक पॉइंट बी गिवन है। दोनों का वो दिया हुआ है क्या? डीआरएस। सही है ना? और 2 पॉइंट प्लेन पे दिए हुए हैं, है कि नहीं? और एक लाइन दी हुई है जो कि प्लेन के पैरेलल है, a1 + लैम्डा b1। बताओ इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी जिस पर 2 पॉइंट है और एक लाइन प्लेन के पैरेलल है। बोलो, मतलब प्लेन। अच्छा मैं वेक्टर में लिख दूं, आप उसको कार्टेशियन में लिख लोगे कि नहीं? बोलो। 2 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं ए विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड बी विथ पोजीशन वेक्टर बी, तो अब ए बी पॉइंट आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 भी दिए जा सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड अ लाइन एल, एंड लाइन एल, एल मतलब r इज इक्वल टू a1 + लैम्डा b1 पैरेलल टू प्लेन। तो अब बताओ प्लेन का डीआरएस क्या होगा? बोलो भाई, एक वेक्टर तो यही हो जाएगा, है ना? और एक वेक्टर ये हो जाएगा। दोनों का भाई ये इसके पैरेलल है ना, ये क्या है? इसके पैरेलल। तो इससे भी परपेंडिकुलर होगा और इससे भी परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन और इस लाइन से। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा कि नहीं बताओ? तो जो वेक्टर आएगा वो आएगा b1 क्रॉस b - a। क्या कहते हो तुम लोग? बोलो भाई, प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस यही आएगा ना? ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस यही आएगा ना? बोलो, नहीं समझे? एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, ये वेक्टर b1, ये वेक्टर b - a, दोनों के परपेंडिकुलर ही वेक्टर तो चाहिए। बोलो, वही प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस होगा। एक बार नॉर्मल का डीआरएस मिल गया, दोनों में से कोई एक पॉइंट आप पिक ही लोगे, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? बोलो, प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी भाई? r - a, b - a और b1 वेक्टर। देखो, ये समझे? इसी को कार्टेशियन फॉर्म में आप लिख सकते हो। लिख लोगे कि नहीं इसको कार्टेशियन फॉर्म में? बोलो, अगर कोई आपसे इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखवाएगा तो x - x1 y - y1 z - z1
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और a1 b1 c1। a1 b1 c1 लाइन का डीआरएस हो गया। नहीं समझे पूरा खेल क्या हुआ बताओ? अभी भी हमने वही सेम काम किया है, प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस निकाला है और प्लेन पर एक पॉइंट लिया है और प्लेन की इक्वेशन लिख दी है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बोलो? तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो आप इस तरह का काम कर सकते हो कि नहीं? जल्दी हाँ या ना में जवाब दो भाई, बोलिए। यस सर। गुड। सेकंड सिचुएशन देखिए। अब क्या था कि प्लेन पर 2 पॉइंट दिए थे। अब मैं ऐसे ही डायग्राम बनाता जा रहा हूँ। प्लेन पर एक पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है और एक प्लेन जो है वो इसके परपेंडिकुलर दिया हुआ है। सॉरी, एक प्लेन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है ऐसे करके। समझ रहे हो कि नहीं? एक प्लेन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। अब बताओ, आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है और इस प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है p इक्वल टू 0। सही है ना? मतलब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू, अलग अलग बस वही सेम केस है, बस मैं वही डिफरेंट जितनी सिचुएशंस पे क्वेश्चन लगभग बनता है मैं वो सारी लिख दे रहा हूँ। पासेस थ्रू पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक प्लेन दिया हुआ है वेक्टर आर डॉट एन, वेक्टर आर डॉट सॉरी वेक्टर आर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 इसके परपेंडिकुलर है। तब उसकी इक्वेशन क्या होगी सोचो। अब अगर ये इसके नॉर्मल का डीआरएस जो है, इस प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस n1 है तो ये रहा, b माइनस ए वेक्टर ये रहा, n1 वेक्टर ये रहा, दोनों के परपेंडिकुलर ही वेक्टर तो प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस होगा। तो अब जो नॉर्मल का डीआरएस आएगा n वो क्या आ जाएगा? अब जो नॉर्मल का डीआरएस आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, बोलो जल्दी से। अब जो नॉर्मल का डीआरएस आएगा वो क्या आ जाएगा? n1 क्रॉस b माइनस ए। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं ये बताओ? अरे बोलो। अब जो नॉर्मल का डीआरएस आएगा वो n1 क्रॉस b माइनस ए आएगा। प्लेन पे कोई एक पॉइंट ले लो तो प्लेन की इक्वेशन क्या लिखोगे? r माइनस ए, b माइनस ए और n1। इसी का बॉक्स लेके 0 लिख दो। क्या है? अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दोगे ना? मैं नहीं लिख रहा हूँ, बोलो भाई। क्या हम अभी भी प्रोसेस समझे कि नहीं ये बताओ? प्लेन पर एक पॉइंट तो हम ले ही लेंगे, एक वेक्टर ये रहा b माइनस ए, एक वेक्टर ये रहा, है कि नहीं? तो नॉर्मल इसके भी परपेंडिकुलर है, नॉर्मल इसके भी परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली n1 वेक्टर और b माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें ये वेक्टर मिल जाएगा और इसके बाद ये लगा देंगे। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट लेके इसका डीआरएस निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा यही रिजल्ट लगाएंगे और इसको सीधा हम किस में ओपन कर देंगे? कार्टेशियन में ओपन कर देंगे। कर लोगे कि नहीं बताओ भाई? इसको कार्टेशियन में ओपन करके लिख लेंगे कि नहीं सब लोग, बोलो। यस सर। x माइनस x1 प्रोसेस समझ रहे हो कि नहीं? मतलब मैं चीजें सोच कैसे रहा हूं ये बताओ। अब जो a1 b1 c1 है वो प्लेन का डीआरएस है जो दूसरा प्लेन हमें दिया हुआ है, हाँ या ना बोलो। क्या ये प्रोसेस कनेक्ट कर पाए? बोलो। गुड। तीसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, हर बार हमको काम उतना ही करना है। अब क्या हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इस बार, सॉरी इस बार हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है? जो प्लेन क्या करता है कि एक एक पॉइंट है इस प्लेन पर जिसको हम ए कह देते हैं और दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइन प्लेन के पैरेलल है, L1 एंड L2 टू लाइंस प्लेन के पैरेलल है। अब हमें ऐसा प्लेन चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू लाइन L1 लाइन दी हुई है आपकी वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन दी हुई है r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा L2 लाइन जो है a2 प्लस लैम्डा b2 एंड पासेस थ्रू
ए मतलब ये। अब बताओ सोच पा रहे हो कि नहीं? अब प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या होगा? क्विक। सब B1 क्रॉस B2। वेरी गुड। प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या होगा? अब जो नॉर्मल का डीआरएस होगा वो हो जाएगा B1 क्रॉस B2। और अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या लिखोगे? R माइनस ए B1 B2। मेरी बात समझे कि नहीं ये बताओ। और अब क्वेश्चन में हो सकता है लाइन की इक्वेशन ना केवल लाइन का डीआरएस दे दे, तो भी बात सेम है। अब इसको कार्टेशियन में लिखोगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। पहली लाइन का डीआरएस a1 b1 c1, दूसरी लाइन का डीआरएस a2 b2 c2। बस इसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करके अपना आंसर लिख दोगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो जो मैं समझा रहा हूँ, हाँ या ना। अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस और चीजें समझ में आ रही होंगी, आ रही हैं कि नहीं? बोलो। दो लाइनें पैरेलल हैं प्लेन के और ऐसी सिचुएशन है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। डन है? बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन? गुड। फोर्थ सिचुएशन ऐसी हो सकती है, मतलब इस पर बेस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक प्लेन आपको निकालना है कि नहीं, जो एक लाइन को कंटेन करता है और एक पॉइंट से पास करता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हमें एक प्लेन कैलकुलेट करना है जो कि क्या करता है, एक लाइन को कंटेन करता है। L1 जो है लाइन वो प्लेन पे, और प्लेन पर एक पॉइंट है A जिसका पोजीशन वेक्टर है A। सही है ना? मतलब अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन L। L मतलब वेक्टर R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड पासेस थ्रू A, इसका पोजीशन वेक्टर है। अब सोचो, अब प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस कैसे निकालोगे? भाई प्लेन अगर इस लाइन को कंटेन करता है तो इसका मतलब ये इस A1 वेक्टर को भी कंटेन कर रहा होगा कि नहीं? बताओ। अब हमें ये वेक्टर मिल गया A माइनस A1। बोलो भाई। और एक इस लाइन पर एक इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर है ही, कौन सा? अगर हमें इस लाइन का डीआरएस पता है तो इस लाइन के अलोंग हमें एक वेक्टर B1 पता है कि नहीं? तो अब प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या हो गया? कोई बोलो। डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन क्या हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को नहीं आ रहा है? बोलो। आप जो डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन लिखने वाले हो, क्या लिखने वाले हो? बोलो। B1 क्रॉस A माइनस A1 वेक्टर। क्या बोलते हो तुम लोग? बोलो। तो अब प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई? R माइनस A और A1 माइनस A। अरे हाँ या ना? बोलो। और साथ में B1 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। प्लेन पर एक पॉइंट मिल गया, प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस मिल गया, सीधा इक्वेशन लिख देंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में बना के लिखोगे तो क्या लिखोगे? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। बोलते जाइए भाई, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? Yes, sir. तो कोई कंफ्यूजन बच रहा हो तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं जो मतलब आप बार बार कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना कि क्या कर रहे हैं और यही काम क्यों कर रहे हैं? बोलिए। हर बार हम प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस और पॉइंट निकाल रहे हैं, इसके अलावा तो कोई काम हम कर नहीं रहे। लाइन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x2 y2 z2 लाइन पर पॉइंट है, और a1 b1 c1 लाइन का डीआरएस है। समझ में आ रही चीजें कि नहीं? बताओ। बोलिए। कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो, हाँ या ना। अच्छा, अब यहीं पे आओ। पांचवा केस ऐसा हो सकता है कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, हाँ या ना, जो कि एक लाइन को कंटेन करता है। हमें एक, अरे यार, हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इस बार। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इस बार जो एक लाइन को कंटेन करता है और एक लाइन पैरेलल है। मतलब ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन कंटेन हो रही है। बोलो। मतलब अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन L1। मतलब R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड L2 is parallel to the plane and L2 is parallel to plane। और L2 लाइन जो है वो क्या है?
A2 प्लस म्यू B2, ये है सिचुएशन। अब बताओ क्या करोगे। अब बताओ लाइन का डीआरएस क्या होगा, क्विक, सॉरी प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या होगा, जल्दी बताओ। अब प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या होगा, बोलो क्विक, कोई बताएगा जल्दी। अब डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या होगा, डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन क्या होगा, बोलो जल्दी। क्या वो B1 क्रॉस B2 होगा, इस बार बताओ। प्लेन पर एक पॉइंट पता ही है, तो R माइनस ए B1 B2, यही आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो जाएगी। इसी को अगर कार्टेशियन में लिखोगे तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x1 y1 z1 पॉइंट L1 लाइन पे है, और A1 B1 C1 L1 लाइन का डीआरएस है, A2 B2 C2 L2 लाइन का डीआरएस है, इज इक्वल टू 0। क्या ये कहानी समझ में आई सबको, बोलो। अरे बताओ भाई, क्या ये कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट बन रहा है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो जल्दी से, बोलिए भाई। समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो हर बार हम वही सेम काम करके चीजें सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि नहीं, बताओ। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए भाई। अच्छा, अगर एक प्लेन दोनों लाइनों को कंटेन कर जाए तो भी सेम काम, बोलिए भाई। अगर एक प्लेन आपको निकालना हो जो दो लाइनों को कंटेन कर रहा हो, इसको और इसको, अब दोनों लाइनें पैरेलल भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। अब बताओ, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग L1 R is equals to A1 plus lambda B, L2 R is equals to A2 plus lambda B, बताओ क्या होगा। अब प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या होगा, क्विक, कोई बताएगा। अब प्लेन के A1 minus A2 cross B. हाँ, अब प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस होगा A1 माइनस A2 क्रॉस B, वेरी गुड। ये प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या आएगी, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट ले लें हम, या तो A1 ले लें या A2 ले लें, बोलो भाई। तो R माइनस A1, A2 माइनस A1 और B वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको कार्टेशियन में लिख लोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसको कार्टेशियन में लिख लोगे ना XYZ के हिसाब से, बोलो भाई। हर बार आप रिजल्ट XYZ वाला ही लगाओगे, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन सीधा डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बट वो कैसे सोचोगे, वो मैंने सोचने का वे आपको समझाया है। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होगे, बोलो। Yes, sir. गुड। अब जैसे यहीं पे सिचुएशन ऐसी आ जाए कि एक प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी हो, जो प्लेन एक लाइन कंटेन करता हो और एक प्लेन के परपेंडिकुलर हो, बताओ। लाइन कंटेन करता हो और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, बोलो भाई। लाइन कंटेन कर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्या करोगे बताओ। मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन L, L मतलब A1 प्लस लैम्डा B1, चलो, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन P, मतलब R डॉट N1 इक्वल टू D1। अब बताओ प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या हुआ, क्विक। अब बताओ डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या होगा, बोलो क्या होगा, बताओ। क्या वो N1 क्रॉस B1 होगा, जल्दी बोलो भाई। ये वेक्टर B1 हो जाएगा और ये वेक्टर N1, इन्हीं दोनों के परपेंडिकुलर तो वेक्टर होगा वो, बोलो भाई। अब प्लेन पर एक पॉइंट आपको मिल ही जाएगा, दैट इज A1 वेक्टर। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, R माइनस A1 वेक्टर इंटू B1 वेक्टर इंटू N1 वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी वही लिखेंगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x1 y1 z1 पॉइंट ऑन द लाइन, फिर A1 B1 C1 डीआरएस ऑफ लाइन, A2 B2 C2 डीआरएस ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 0। क्या है कहानी समझ में आई, क्या हुई, वही काम अभी भी किया है। अरे हाँ या ना,
क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो भाई। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है ना? जैसी अब इनमें से कोई भी केस, कैसा भी सिचुएशन आपको दिया जाएगा, आप सेम काम कर लेंगे कि नहीं, ये बताओ। यस सर, कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो ये बताओ। मतलब ओवरऑल हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक प्लेन है आपका, उस प्लेन पर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है n1 और एक वेक्टर ये है n2, और आपसे पूछा गया प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? n1 क्रॉस n2। यही तो आप सोच रहे हो, तब से बताओ। इफ अ प्लेन कंटेन two vectors contain n1 and n2, तो DRS ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन क्या हो जाएगा, बोलो? DRS ऑफ नॉर्मल टू, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक प्लेन पे दो वेक्टर है, दूसरे प्लेन पे दो वेक्टर है, उन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन का DRS पूछा गया है। नहीं समझे मेरी बात? यानी कि एक प्लेन पर दो वेक्टर है, दूसरे प्लेन पे दो वेक्टर है, दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस लाइन का डीआरएस क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार। तो डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन क्या आएगा, n1 क्रॉस n2। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब अभी मैंने जो लाइन बोली वो ये बोली थी कि एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, ध्यान देना जरा। एक ये प्लेन था और एक ये प्लेन था, सही है ना? ये दो अलग अलग प्लेन है। इस प्लेन पर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है a1, एक वेक्टर ये है a2, और इस प्लेन पे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है b1 और एक वेक्टर ये है b2, सही है ना? पहले वाले प्लेन पे दो वेक्टर, दूसरे वाले प्लेन पे, तो जो इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी ये, इसका डीआरएस क्या होगा, बोलो? पहले प्लेन पे दो वेक्टर हैं, दूसरे प्लेन पे दो वेक्टर हैं, तो डीआरएस ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, बोलो? डीआरएस ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स P1 जो कंटेन करता है A1 एंड A2, एंड P2 जो कंटेन करता है किसको, B1 एंड B2, बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो यार, समझ रहे होंगे सब लोग। तो वो क्या आएगा, बोलो? A1 क्रॉस A2 क्रॉस B1 क्रॉस B2। ये समझ रहे हो कि नहीं, बोलो? नहीं समझे? A1 क्रॉस A2 ये हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 ये हो जाएगा, और दोनों का क्रॉस करोगे तो लाइन के अलोंग डीआरएस मिल जाता है। नहीं समझे? ये भी कोई इस पर बेस क्वेश्चन एक बार पूछा गया, इस पर बेस भी क्वेश्चन पूछा गया, तो वो चीज आप उसी हिसाब से तुरंत सिंप्लीफाई करके आराम से सॉल्व कर देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है आपसे, एर्थ सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसके परपेंडिकुलर दो प्लेन दिए हुए हैं, मतलब हमें ये प्लेन निकालना है, डन। हमें ये प्लेन कैलकुलेट, सॉरी, हमें ये प्लेन कैलकुलेट करना है जिसके परपेंडिकुलर दो प्लेन दिए हुए हैं, एक ये और एक सपोज ये, सही है ना? तो एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर दिया हुआ है P1, एक प्लेन दिया हुआ है P2, और ये एक पॉइंट से पास करता है A, और ये दोनों प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। बताओ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए जो कि पास कर रहा है कहां से, बोलो भाई? पासेस थ्रू पॉइंट A, इसका पोजीशन वेक्टर A दिया हुआ है, एंड P1 मतलब R डॉट N1 इक्वल टू D1, एंड P2 R डॉट N2 इक्वल टू D2, परपेंडिकुलर P1 and P2 planes
परपेंडिकुलर टू इट। तो अब बताओ क्या होगा, प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या निकलोगे, बोलो। Sir, N1 cross N2. वेरी गुड। प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या होगा, अब जो नॉर्मल का डीआरएस आएगा वो n1 क्रॉस n2 आएगा, और प्लेन पर एक पॉइंट दिया ही है, तो क्या प्लेन की इक्वेशन आप ये लिख दोगे, बोलो। नहीं समझे, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और प्लेन की इक्वेशन आपको पता ही होगी, तो पहले प्लेन का डीआरएस नॉर्मल a1 b1 c1, दूसरे प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस a2 b2 c2, बस यही डिटरमिनेंट लगा के उठा के जीरो कर दीजिएगा, आपको रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या यहाँ तक की सारी कहानी के लिए हर बार हम काम उतना ही कर रहे हैं कि नहीं, बस ये बताओ मुझे। ऐसा तो है नहीं हम कुछ एक्स्ट्रा में कर दे रहे हैं, हर बार हम उतना ही काम करके अपना आंसर कैलकुलेट कर ले रहे हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। अरे बोलो। तो पहले प्लेन का डीआरएस क्या लिखोगे, 2 1 माइनस 2, दूसरे प्लेन का डीआरएस क्या लिखोगे, 3 माइनस 6 माइनस 2, क्या बोलते हो भाई। और प्लेन पर एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 1 1, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगी बताओ, क्विक। x minus x1 y minus y y1 minus 1 z minus 1 2 1 minus 2 3 minus 6 minus 2 इक्वल टू 0। देखा, दो लाइन में हो गया क्वेश्चन, बोलो। अरे हाँ या Yes, sir. ना, समझ में आया सबको कि नहीं। इसी को सॉल्व करके आप अपना आंसर बताएंगे। बताइए जल्दी से क्या आंसर आ रहा है, क्विक। सर डी है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 14x प्लस 2y प्लस 15z माइनस 31 इक्वल टू 0, डी। गुड। अगला देखो जरा क्वेश्चन है, P with the image of this point with respect to this plane। तो पहले तो इमेज निकाल लो। इमेज निकालना सीखा है कि नहीं सबने, ये बताओ। 317 की इमेज अगर हम बोलें कि अल्फा बीटा गामा है, वो भी किस प्लेन से, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल 0 से, तो अल्फा बीटा गामा निकालो सबसे पहले। तो अल्फा माइनस 3/1, बीटा माइनस 1/-1, और गामा गामा माइनस 7/1 इक्वल टू -2। इमेज निकालना है ना, तो 3 माइनस 1 प्लस 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। देखो क्या सही लिख रहा हूं मैं, बताओ अल्फा बीटा गामा कितना आएगा, क्विक बोलो। -1 5 और 3। -1 5 और 3, हाँ भाई, अल्फा बीटा गामा आ रहा है -1 5 और 3। ठीक है, अब आओ, एक प्लेन आपको कैलकुलेट करना है जो कि इस पॉइंट P को कंटेन करता है। पॉइंट P है -1 5 और 3, और कह रहा है कि एक लाइन को भी कंटेन करता है, और वो लाइन क्या दे रखी है बताओ। प्लेन जो है वो इस लाइन को भी कंटेन कर रहा है, और ये लाइन क्या दे रखी है बताओ, x/1 y/2 और z/1। तो इस लाइन पर एक पॉइंट मिल गया कि नहीं बताओ, 0 0 0। अरे हाँ या ना, और लाइन के नॉर्मल का डीआरएस मिल गया 1 to 1। तो इस प्लेन की इक्वेशन लिख लोगे कि नहीं, बोलो। x-1 या x-0 भी लिख सकते हो, चलेगा, बोलो। अरे हाँ या ना, y-0 z-0, -1 -0 5 -0 3 -0 और 1 2 1। ये याद आया कि नहीं क्या किया मैंने, बोलो। अरे बोलो भाई, आपको एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी, उस प्लेन पर एक पॉइंट था और प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा था। तो ये लाइन कंटेन करने में लाइन पर एक पॉइंट, तो एक ये वेक्टर हो गया, दिखा सबको। प्लेन पर एक पॉइंट हो गया 0 0 0। अरे बोलो भाई, और नॉर्मल का डीआरएस हो गया 1 to 1। अब बताओ प्लेन की इक्वेशन क्या आ रही, क्विक। 5 - 6 -1 -3 एंड z टाइम्स ऑफ -2 -5। देखियो जरा, यहाँ से आंसर आ रहा है -x प्लस 4y माइनस c आ रहा है क्या, देखो। यस सर। तरीका समझे कि नहीं क्वेश्चन में, बताओ।
अप्रोच और तरीका दोनों समझे कट करता है, और 1 2 3 से, और 1 2 3 उस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड है। एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी सी पे कट कर रहा है कि नहीं? तो इस पॉइंट को अगर आप a कॉमा 0 कॉमा 0 को, और ये पॉइंट 0 कॉमा b कॉमा 0 होगा, और ये पॉइंट 0 0 c होगा, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इक्वल टू 1। ध्यान आया कि नहीं? बोलो। इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन यही लिखते हैं। अब ये जो ट्रायंगल ABC है, इसका सेंट्रॉयड कितना दिया हुआ है? बोलो। सर डी ऑप्शन होगा आंसर। अच्छा, आंसर डी बता रहे हैं। 1 1 2 अभी चेक कर लेता हूं मैं। अगर ये सेंट्रॉयड होगा तो इसका मतलब 3a, बोलो। नहीं, a बाई 3 शायद। भाई सेंट्रॉयड क्या होगा? a बाई 3, b बाई 3 और c बाई 3। तो a बाई 3 1 आएगा, b बाई 3 भी 1 आएगा, और c बाई 3 2 आएगा। तो a की वैल्यू 3 लेंगे, b की वैल्यू 3 लेंगे, और c की वैल्यू 6 लेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? बोलो, बताइए। यही एबीसी उठा के यहाँ रख दो, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी? बोलो भाई। 2x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 6। चेक करियो जरा। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। सही है। तो प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या हो गया? क्विक। प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या मिल गया आपको? बताओ। 2 2 1। अरे हाँ है ना। और ये पॉइंट आपको मिल गया 1 1 2। मेरी बात समझे पूरे सभी लोग कि नहीं? अब बताओ, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी? x माइनस 1/2, y माइनस 1/2 और z माइनस 2/1। आंसर इज बी। तरीका समझे कि नहीं सब लोग? बताओ। प्लेन के नॉर्मल, प्लेन के परपेंडिकुलर है लाइन, और जी से पास कर रही है, तो प्लेन के नॉर्मल का जो डीआरएस होगा वही तो लाइन का डीआरएस हो जाएगा, और सीधा आंसर लिख देंगे। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये क्या बोलते हो? बोलिए भाई। अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा कि नहीं? बताओ जल्दी से। तो पहली लाइन पे अगर आप जनरल पॉइंट लोगे तो क्या लोगे? बोलो। तो वो आप लोगे 1 प्लस 2l और -1 और l। क्या भाई, यही सही लिख रहा हूँ? दूसरी लाइन पे जनरल पॉइंट लोगे तो क्या लोगे? 2 प्लस m और -1 प्लस m और -m। देखियो जरा, क्या ये सही समझ में आ रहा है सबको? मतलब चाहो तो आप लाइन की इक्वेशन को उस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो x माइनस 1/2 y प्लस 1/0 और z माइनस 0/1, ऐसे भी लिख सकते हो, तो वही सेम पॉइंट आ जाएगा। L2 लाइन अगर आप लिख दो तो x माइनस, भाई ये पॉइंट हो गया ना, और ये डीआरएस हो गया, ये पॉइंट हो गया, डीआरएस हो गया, बस वही लाइन हम लगा के लिख दे रहे हैं। तो x माइनस 2 पॉइंट हो गया 2 कॉमा -1 तो 1, y प्लस 1/1 और z माइनस 0/-1, देखो वही पॉइंट आ जाएंगे। अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? अच्छा, सब सेम होंगे, तो 1 प्लस 2l इज इक्वल टू 2 प्लस m पहली इक्वेशन, -1 इक्वल टू -1 प्लस m दूसरी इक्वेशन, देख लेना सब लोग, और l इज इक्वल टू -m तीसरी इक्वेशन। यहां से अगर आप देखोगे तो m की वैल्यू 0 आ रही है, और m अगर 0 आ रहा है तो l भी 0 आ जाएगा कि नहीं? बताओ। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो m और l दोनों 0 आ जाएंगे कि नहीं? बोलो। अब ये m यस और l सर। 0 जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? सी। सी। ये लाइनें कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, निकालना है। तो ऑब्वियसली आपको एक प्लेन दिया रहेगा और एक लाइन दी रहेगी, तो लाइन और प्लेन में क्या क्या हो सकता है ये बताओ। लाइन और प्लेन में क्या क्या केस पॉसिबल हैं? आपने सारे पढ़े हैं ना। तो ऑब्वियसली लाइन ऑन द प्लेन तो होगी नहीं, या तो प्लेन के पैरेलल होगी, बोलो, और या फिर वो प्लेन को क्या कर रही होगी, क्योंकि ऑन द प्लेन होगी तो प्रोजेक्शन का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा ना, तब तो सीधा वही लाइन ही प्रोजेक्शन बना देगी। बोलो भाई। या तो वो इंटरसेक्ट कर रही होगी, यही तो होगा। बोलो, नहीं समझे? अरे हाँ या ना।
अब आपको प्रोजेक्शन लाइन निकालनी है। प्रोजेक्शन लाइन का मतलब इस लाइन को प्लेन पे प्रोजेक्ट करोगे तो लाइन क्या आएगी, ये वाली लाइन। प्रोजेक्शन लाइन यही तो हो गई, सोच के जरा जवाब देना मेरा, बोलो। तो अब बताओ पहले वाले केस में क्या करोगे। पहले वाले केस में कंडीशन क्या होगी कि लाइन प्लेन के पैरेलल है, मतलब a1 प्लस b1 प्लस c1 जो है वो 0 है कि नहीं, और प्लेन पॉइंट पे लाई नहीं कर रहा है, मतलब ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d ये 0 नहीं है, तो लाइन प्लेन के पैरेलल है। लाइन कैसी है, प्लेन के पैरेलल, इसका मतलब लाइन L पैरेलल टू द प्लेन। अच्छा, अगर लाइन L प्लेन के पैरेलल है तो हमें जो लाइन का DRS है वो तो वही सेम हो जाएगा। बोलो भाई, इस लाइन का जो DRS है वो तो वही सेम DRS हो जाएगा क्या, जो लाइन का DRS है, यानी A1 B1 C1, DRS की बात खत्म। इस लाइन पर एक पॉइंट हमें पता है x1 y1 z1, उसी का क्या निकाल देंगे, बोलो उसी का क्या निकाल देंगे, P क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कहां से, फ्रॉम x1 y1 z1 टू प्लेन, वो निकल आएगा। अब P मिल गया, DRS मिल गया, तो लाइन की इक्वेशन लिख देंगे कि नहीं, बोलो। अरे समझ रहे हो कि नहीं भाई, Yes, sir. लाइन इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन, राइट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन by using P and point P and DRS, by using point P and DRS। लिख लेंगे सब लोग कि नहीं, बताओ भाई, प्रोसेस समझे। अच्छा, अब अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी तो a1 प्लस b1 प्लस c1 तो 0 होगा नहीं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट P1, और फिर क्या निकालेंगे, बोलो x1 y1 z1 से क्या निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो हम इक्वेशन लिख देंगे। अब P1 क्या होगा, अब बताओ P1 क्या होगा, P1 क्या होगा भाई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना आपने सीखा है ना, बोलो, वो निकाल लेंगे आप। और P क्या होगा, सेम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। P क्या होगा, सेम फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बोलो भाई, P सेम फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, सॉरी P1, P वही सेम, हाँ। अब आप प्रोजेक्शन लाइन की इक्वेशन लिख दोगे, P1, प्रोजेक्शन लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through P and P1। अब दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हो ना, बोलिए भाई। तो लाइन का प्रोजेक्शन आप प्लेन पे निकाल लेंगे कि नहीं, तुरंत बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुझे बताएगा, अरे हाँ या ना, बोलिए भाई। आराम से सबको समझ में आ गया क्या करना है, क्यों करना है, और यही काम क्यों करना है, बोलिए भाई। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताएगा, बोलो। गुड। इसके बाद सेकंड चीज हम अब पढ़ेंगे भाई, ए बी वेक्टर ये रहा, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, हाँ या ना। और दूसरा आपका ये वेक्टर रहा सी डी, बोलो, जिसमें ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर। अब आपको यही प्रोजेक्शन निकालना है। तो अगर आप प्रोजेक्शन की बात करोगे तो क्या प्रोजेक्शन लेंथ जो है वो ये होगी, मुझे समझाओ, यही तो प्रोजेक्शन लेंथ होगी कि नहीं, बोलो। अच्छा, ये लेंथ यही लेंथ होगी कि नहीं, बताओ, अरे हाँ या ना, इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं। अच्छा, ये वाला वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर सी माइनस डी वेक्टर होगा, तो बेसिकली बी माइनस ए वेक्टर का सी माइनस डी वेक्टर में प्रोजेक्शन निकालेंगे
तो वही प्रोजेक्शन क्या निकल के आएगा बताओ, b माइनस ए डॉट सी माइनस ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सी माइनस ए। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, बोलो। Yes, sir. इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं भाई, यही प्रोजेक्शन होगा कि नहीं, हाँ या ना, बोलिए भाई। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन में दिया जाएगा प्रोजेक्शन तो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं, बोलो। अब आओ जरा इस क्वेश्चन में देखो, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट दिस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस, क्या करोगे बोलो। पहली वाली जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, 1 -1 3, ये ए हो गया, और बी कितना हो गया 2 -4 और 11, और इस लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना है जो कि लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, -1 2 3 और 3 -2 और 10। तो ए बी वेक्टर कितना हो गया, क्विक 2 -1 आई -4 3j 11 -3, बोलो जल्दी से। और इस लाइन का वेक्टर सी डी कितना हो गया अगर ये पूछो, बोलो। 3 -1 -2 और -2 10 -3, सही लिख रहा हूँ कि नहीं। अब आपको प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन कितना हो गया, बोलो। 4 + 12 + 56. ए बी डॉट सी डी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सी डी, एम आई करेक्ट और नॉट, बोलो। तो ये कितना आ रहा है, Yes. 4 + 12 + 56 और डिवाइडेड बाई रूट अंडर 16 + 16 + 49, बोलो। Yes, sir. कितना आ रहा है ये आंसर में, 16 56 + 16 72/9, 8 आंसर आ रहा है क्या, देखो देखो भाई, नीचे शायद 81 आ रहा है ना, Yes, sir. आंसर इज 8। इस बात से कितने लोग एग्री करते हो, Yes, sir. 80 आ रहा है. हाँ। अब प्रोजेक्शन आएगा तो आप आराम से निकाल लेंगे कि सब लोग कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. वेरिएबल प्लेन है तो एबीसी वेरिएबल होंगे, है कि नहीं। और अगर ये प्लेन वेरिएबल है और एबीसी वेरिएबल हैं तो ये एक्स रहा, ये वाई रहा और ये जेड रहा। तो ये पॉइंट ए 0 0 होगा प्लेन के लिए, ये पॉइंट 0 बी 0 होगा और ये पॉइंट 0 0 सी होगा, ए बी सी। तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, a/3 b/3 c/3। इसी को आपने h के w माना हुआ है कि नहीं। अच्छा, अब इसका ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 1 है। तो इस प्लेन पर जरा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, x/a y/b z/c = 1। इस पे ओरिजिन से जरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, 1 आ गई, तो आ जाएगी 1/√, क्या कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो सब लोग, 1/a² 1/a² + 1/b². 1/b² 1/c²। तो यहाँ से आएगा 1/a² + 1/b² + 1/c² = 1, ये रिलेशन आ गया। अब हमें इसी पॉइंट को क्या मानना है, एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब ए को हम 3x लिख दें, बी को हम 3y लिख दें और सी को हम 3z लिख दें, यही उठा के यहाँ रख देते हैं। तो 1/9x² 1/9y² 1/9z² = 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1/x², 1/y² और 1/z² 9 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 9. कितने लोग इस बात से एग्री कर गए, बताओ। समझ में आया होगा सबको, बोलिए। तो लोकस, Yes, sir. अगर मतलब प्लेन पे इस तरह लोकस की बात की जाएगी तो वो भी अब आप डील करने की हालत में होंगे, क्या बोलते हो तुम लोग, कर लेंगे कि नहीं।